हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी है ये निकाली गई है मॉइल नाम की कंपनी के द्वारा। मॉइल लिमिटेड बेसिकली भारत सरकार की एक उपक्रम वाली कंपनी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। और इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है वो भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग वाले हैं या बीटेक इन माइनिंग वाले हैं या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आपका कोई भी ब्रांचेस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, तो मॉइल लिमिटेड एक भारत सरकार के उपक्रम की कंपनी है, यानी कि जैसे ही कोल इंडिया लिमिटेड है उसी तरह से मॉइल लिमिटेड नाम की कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड कोल का माइनिंग करती है और भारत सरकार के अंदर में आती है और एक पीएसयू है। उसी तरह से मॉइल इंडिया लिमिटेड मॉइल की माइनिंग करती है। बेसिकली मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है। तो मैग्नीज का माइनिंग करती है, ठीक है। तो ये कंपनी मैग्नीज का माइनिंग करती है और एक माइनिंग कंपनी है, यानी मेटल माइंस की कंपनी है। इस माइंस के टोटल अभी 10 ऑपरेटिंग माइंस है। 10 पहले ज़्यादा हुआ करता था, अभी बंद हो गया है। फिलहाल 10 ऑपरेटिंग माइंस इस कंपनी के अंडर में है। इसमें वैकेंसी निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं माइन फॉरमैन का, माइनमेट का, ब्लास्टर का, एमसीओ फिटर, एमसीओ वेल्डर, एमसीओ इलेक्ट्रीशियन, इन सभी का निकाला गया है। तो इसको कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मॉइल लिमिटेड ये जो कंपनी है इसमें मैं खुद माइन फॉरमैन के तौर पे फॉर्म भर चुका हूं, माइन फॉरमैन की वैकेंसी निकाल चुका हूं और माइन फॉरमैन के तौर पे यानी 9 यानी कि ग्रेड होता है उसके अंडर में मैं काम कर चुका हूं। तो अब मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड बातें भी बताऊंगा, सिलेबस भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कि क्या सिलेबस आपके रहने वाले हैं और कैसे एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और वो मेरा खुद का पर्सनल तजुर्बा रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप मेटल माइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो। चलिए, सबसे पहले ब्राउजर ओपन करके आपको मॉइल कैरियर लिखना है या मॉइल कैरियर या मॉइल लिख के आपको सर्च करना है। उसके बाद पहला ही नंबर पे मॉइल लिमिटेड का एक ऐसा वेबसाइट आएगा www.moil.nic.in में। आपको उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कैरियर सेक्शन में जाना है, या तो कैरियर सेक्शन में आप डायरेक्टली जा सकते हैं या रिक्वायरमेंट में क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कुछ जो रिसेंट एडवर्टाइजमेंट होंगी कंपनी की वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो आप रिसेंट एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेकंड नंबर पे एक वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, एमसीओ फिटर, एमसीओ वेल्डर, माइन फॉरमैन, सेलेक्ट ग्रेड माइन फॉरमैन, माइनमेट एंड ब्लास्टर। इसमें अभी एक्टिव दिखा रहा है ये वैकेंसी। और ये वैकेंसी को आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसके नीचे वाली जो वैकेंसी है जिसको देख के आप कंफ्यूज होंगे वो इंटरनल रिक्रूटमेंट है। देखिए लिखा हुआ इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, एमसीओ फिटर, एमसीओ वेल्डर एंड माइन फॉरमैन, ट्रेनी माइनमेट एंड ट्रेनी ब्लास्टर। ये जो है ये डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनके लिए है। और ऊपर वाला जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वो जो बाहर वाले कैंडिडेट है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, जो मॉइल में नहीं लगे हैं, उनके लिए है। तो यहाँ पे व्यू में क्लिक करके आप पूरा एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो चलिए व्यू में क्लिक करते हैं। व्यू में क्लिक करने के बाद आपका इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपका यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिश डेट कब है और लास्ट डेट फॉर्म भरने का कब है। 11/6/2025 लास्ट डेट रहने वाला है, 11 नवंबर को, 6 नवंबर को। यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके पूरे एडवर्टाइजमेंट को आप देख सकते हैं। ओपन होने देते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, ऑलरेडी मेरे पास खुला हुआ था। देखिएगा यहाँ पे मॉइल लिमिटेड की ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बाकी जो मैंने बताया कंपनी के बारे में वो सब कंपनी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे मांगा गया है। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 17 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट, मतलब 2 दिन हो चुका है फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हुए। आप अगर भरना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी भरिएगा, ठीक है। सिलेबस वगैरह मैं बता देता हूँ, पूरी आपका सब कुछ बता देता हूँ। लास्ट डेट 6 नवंबर 2025 रखा गया है, तो आपके पास डेट थोड़े कम है, तो जल्दी आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। फॉर्म भरने में कोई समस्या आएगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं सीधी क्वालिफिकेशन पे कि क्या क्वालिफिकेशंस रखे गए हैं इन फॉर्म्स को भरने के लिए। सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 में जाना चाहते हैं, जो कि एनी 3 का पोस्ट है, एनी 3 मतलब एनी 1 से स्टार्ट है, नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 1 से, तो नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 में अगर आप जाना चाहते हैं, टोटल आपकी 15 पोस्ट है, जिसमें से 7 अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 एससी एसटी और 4 ओबीसी के हैं। इसके लिए आपको 10th होना चाहिए, 10th के बाद आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से। उसके बाद
आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के आईटीआई आप किए हो और साथ ही साथ अब अगर आप 1 साल का ट्रेनिंग किए हो, अप्रेंटिस किए हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। बहुत सारे पॉलमैन का लाइसेंस बनता है, इलेक्ट्रिक मैन का लाइसेंस बनता है, तो वो अगर आपका बना हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट 30 ईयर रखा गया है। इसी तरह से मैकेनिक में बोला गया है कि फीटर में जो किए हुए हैं, ठीक है, इनमें कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है। आपका 1 साल का अप्रेंटिस का जरूरत है या 1 साल का एक्सपीरियंस का जरूरत है, ठीक है। तो जो अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपका 10th है, आईटीआई है फीटर में और एक्सपीरियंस है, या फिर आप अप्रेंटिस किए हैं 1 साल का, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मैकेनिक कम ऑपरेटर ग्रेड 3 वेल्डर का वैकेंसी है। इसमें भी 10th है। वेल्डर में अगर आईटीआई किए हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास या कहीं पे अप्रेंटिस किए हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो माइनिंग वाले फॉर्म्स है उसमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइन फॉरमैन NE8 बेसिकली एक ग्रेड है, नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड। मॉइल में कैसे स्टार्ट होता है, NE1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसा करते करते सीनियरिटी पे वो NE10 तक जाता है, ठीक है। 10th के बाद फिर E0 में चला जाता, ओके। NE10 के बाद E0 में चला जाता है। तो NE8 का वैकेंसी निकाला हुआ है। NE8 मतलब जूनियर ग्रेड है, माइन फॉरमैन का ही। उसमें टोटल 9 पोस्ट है। 9 में से 5 अनरिजर्व है, 1 EWS है, 1 SC है, 2 OBC है, ऐसे करके निकाला हुआ है। इतना वैकेंसी जनरली नहीं निकलता है, कम निकलता है इसका मॉइल का, 5-6 ही निकलती है, बट यहाँ पे 9 निकला है तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिसके पास डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग है। अब यहाँ पे सोचते हैं कि डिप्लोमा इन सिर्फ माइनिंग वाले हैं, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, क्या वो एलिजिबल है? जी बिल्कुल है। मैं खुद डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग रखा हूँ, मेरे पास माइन इन माइन सर्वेइंग नहीं है, डिप्लोमा इन माइनिंग था, तो मैंने अप्लाई किया था और मैं जॉब भी किया हूँ उस पर, ठीक है। तो डिप्लोमा इन माइनिंग हो या माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग हो, सब इक्विवेलेंट डिग्री में आता है, तो इक्विवेलेंट आप हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास वैलिड माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, मतलब नीचे देखिए लिखा होगा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, मतलब फॉरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या तो 2nd क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए मेटल वाला, या तो 1st क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए मेटल वाला। अगर आप इसमें से कोई भी रखते हैं, मतलब डिप्लोमा के बाद आप इसमें से कोई भी स्टेचुरी सर्टिफिकेट आपके पास है, चाहे फॉरमैन हो, चाहे 2nd क्लास हो, चाहे 1st क्लास हो मेटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। क्योंकि इसके अंडरग्राउंड माइंस शायद 7 या 8 अंडरग्राउंड माइंस है, 2 ओपन कास्ट है, तो इसीलिए इसमें अंडरग्राउंड माइंस का मांगता है। तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप NE8 के अंदर में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। NE8 के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। अब आते हैं आगे। अगर आप 12 किए हुए हैं, 12 किए हैं, 10th किए हैं और उसके बाद आपके पास फॉरमैन सर्टिफिकेट या 2nd क्लास या मेट सर्टिफिकेट है, मतलब 1st क्लास सर्टिफिकेट है, 2nd क्लास 1st क्लास या माइन फॉरमैन का, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस भी है फील्ड में, मतलब एक्सपीरियंस लेने का सर्टिफिकेट लेने के बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिप्लोमा या बीटेक की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप इसी फॉर्म को NE8 में अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी वैलरी रखा है वो मैं बाद में बताता हूँ, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा पोस्ट है माइन फॉरमैन का ही है, इसमें बस लिखा हुआ है सेलेक्ट ग्रेड माइन फॉरमैन NE9 NE8 का सीनियर ग्रेड हो जाता है, जिसमें मैं जॉब किया हूँ और इसी में मैं लगा था, सेलेक्ट ग्रेड माइन फॉरमैन में ही लगा था मैं NE9 में, और मेरा पोस्टिंग था मनसर माइंस नागपुर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली टोटल 5 पोस्ट है, 3 अनरिजर्व, 1 OBC है, एक ST कैटेगरी का सीट इसमें दिया गया है। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन है कि या तो BTech होना चाहिए माइनिंग में, उसके साथ ही साथ आपके पास माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट या 2nd क्लास या 1st क्लास होना चाहिए मेटल का अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, ठीक है। तो BTech हो और माइन फॉरमैन या 2nd क्लास 1st क्लास को सर्टिफिकेट हो तो आप इसको भर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब फॉरमैन सर्टिफिकेट के बाद या 2nd क्लास सर्टिफिकेट के बाद अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ही NE9 का भर सकते हैं, नहीं तो NE8 का भर दीजिएगा अगर आप फ्रेशर हैं तो। इसके बाद अगर आपका डिप्लोमा है, आप डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है, तो डिप्लोमा इन माइन सर्वेइंग, यानी कि डिप्लोमा इन माइनिंग या माइन सर्वेइंग या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग जो भी हो आपका, माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1st क्लास होना चाहिए। अगर डिप्लोमा के बाद ये है आपके पास तो फिर 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो जाके फिर आप NE9 वाला ये जो माइन फॉरमैन है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है।
NE9 में थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें फ्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप 10-12 वाले हैं, इसके बाद आपके पास माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट है, तो 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद माइन फॉरमैन में आप पूछेंगे सर फ्रेशर है तो कौन सा भरे, तो फ्रेशर है तो क्या जरूरत है सीनियर जूनियर देखने का, आप NE8 का फॉर्म भरो ना, वो भी ठीक है। ठीक है, NE8 का फॉर्म है। उसके बाद NE9 वाला जो एक्सपीरियंस वाला है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट माइनमेट की फॉर्म। माइनमेट NE5 में आता है, 23 पोस्ट है और अच्छा खासा पोस्ट है, और इसका कटअप जाता है बहुत नीचे बाबू। ठीक है, इसका कटअप जाता है बहुत नीचे। ओके, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास 10th होना चाहिए, माइनमेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ब्लास्टर का। ब्लास्टर में NE4 में आता है, 8 पोस्ट है टोटल, 10th होना चाहिए, ब्लास्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस में मांगा है। ठीक है, ब्लास्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं सैलरी सबकी। देखिए मैं मोटा मोटी सैलरी आपको बताता हूँ। माइन फॉरमैन जो NE8 है, इसमें जो बेसिक पे रखा गया वो 26,900 रखा गया है। ठीक है, तो आप इसमें मान के चलिए कि आपको काट छाट के PF VF सब कट छट के आपका जो सैलरी मिलने वाला स्टार्टिंग वो 42-43 के आसपास मिलने वाला है। ठीक है, 42-43 के आसपास आपका सैलरी काट छाट के मिलने वाला है NE8 में। ठीक है, इसके बाद जो NE9 वाला माइन फॉरमैन का वैकेंसी है, इसमें जो सैलरी आपका मिलने वाला है, चूंकि इसमें बेसिक है 27,600, तो इसमें जो आपको मिलने वाला है वो पकड़ के चलिए आपकी 44 से लेकर के 47,000 के बीच में आपको कट छट के ऑन हैंड मिलने वाला है, PF VF सब काट छाट के। ठीक है, ये आपका मोटा मोटी सैलरी रहने वाला है। बाकी क्वार्टर वाटर मॉइल का अच्छा है, क्वार्टर फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी वगैरह ठीक ठाक है, तो आप कर सकते हैं उसमें काम। अब आते हैं माइनमेट का सैलरी। तो माइनमेट की जो सैलरी है वो यहाँ पे 24,800 रुपये आपका बेसिक पे रखा गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका लगभग 40 के आसपास या 40 से 42,000 के आसपास आपका सैलरी रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ब्लास्टर पे। तो ब्लास्टर पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 39 to 42 के आसपास आपका सैलरी रहने वाला है, कट छट के जो PF VF सब कट छट के आपके हाथ में इतना आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, PDF जो होता है अपलोड करेंगे, उसी हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा डॉक्यूमेंट का। उसके बाद आपको एग्जाम देने के लिए तो बुलाया जाएगा। जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा और फिर आपका सिलेक्शन उसी हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम होता है और इसको जनरली IBPS कंडक्ट करता है, और IBPS का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा पेचीदा होता है, लेकिन आपको थोड़ा पेचीदा जरूर लगेगा, बट अगर इस पैटर्न में तैयारी कर लिए ना तो फिर आपका एग्ज़ाम आराम से निकलेगा। मॉइल एक ऐसी कंपनी है, और मॉइल जैसी कंपनी या UCL जैसी कंपनी ऐसी कंपनी है जिनका जो पैटर्न होता है, एक बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो उसी पैटर्न को काफ़ी लंबे समय से फॉलो करती आ रही है। UCL की बात करूँ या मॉइल की बात करूँ, मॉइल में तो मैं खुद किया हूँ जॉब, इसीलिए मेरे को पता है, और मॉइल में मैं एग्ज़ाम भी दिया हूँ, और पहले के भी जो कैंडिडेट मिले थे उनसे क्या पूछा गया था, उससे पहले कब आई वैकेंसी आया था उससे क्या पूछा गया था, उन सभी पैटर्न को मैं बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर चुका हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि इसका जो पैटर्न है वो एकदम पुराना पैटर्न है, बहुत कह सकते हैं कि हर बार उसी पैटर्न पे आधारित सवाल वो पूछता है। सवाल अलग हो सकते हैं, टॉपिक चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न होता है वो एकदम सेम होता है, वही के वही होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए पूरा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ पूरा पैटर्न। ठीक है, मॉइल में आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप मेट का दीजिए, चाहे आप ब्लास्टर का दीजिए, चाहे आप फॉरमैन का दीजिए। ठीक है, बाकी नॉन टेक्निकल का भी पैटर्न सेम ही होता है, लेकिन मैं अभी इन तीनों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको 90 मिनट दिए जाते हैं, यानी 1.5 घंटे का आपका समय होता है, और ये CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टाटा इसको ऑन करके एक है बेसिकली ये आपका सेंटर लेती है, वो उतना डिटेल नहीं देते हैं। ठीक है,
समझिए कि आपका ऑनलाइन सेंटर पड़ रहा है कहीं पे, है ना, डिजिटल जो आयोन जो डिजिटल जोन है वो जनरली वहाँ पे सेंटर पड़ता है, और इसका क्वेश्चन सेट करती है IBPS। ठीक है, तो IBPS का जो पैटर्न होता है उसमें क्या होता है कि आपके 5 ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो आप सिंपल समझिए कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट के रहेंगे, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, IBPS इसका क्वेश्चन सेट करता है, आयोन डिजिटल में आपका सेंटर पड़ता है, 5 ऑप्शन रहते हैं एक क्वेश्चन के जिसमें से नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार 4 ऑप्शन से अच्छा 5 ऑप्शन दिया है, अगर 4 ऑप्शन देता तो प्रोबेबिलिटी था कि एक क्वेश्चन 25% सही हो सकता था, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी घट गया कि एक क्वेश्चन 20% ही सही हो सकता है। मतलब एक क्वेश्चन में आप 5% ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, और इसी तरह से 100 क्वेश्चन को अगर आप जोड़ेंगे तो आप एग्जाम में टोटल 500% ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये हिसाब है। अब आपको नेगेटिव मार्किंग का जरूरत ही नहीं है छांटने के लिए, आपके 5 ऑप्शन इतने ऐसे रहेंगे कि आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि भाई ये सही है कि वो सही है। ठीक है, अब आते हैं पूरे सिलेबस पे। देखिए, सबसे पहले तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। अब जो इसके रीजनिंग होते हैं वो अलग होते हैं। अगर आप SSC की रीजनिंग देख लो GD वाला, या SSC की रीजनिंग देख लो CHSL एग्जाम जो लिया जाता है, ठीक है, या तो आप आर्मी वाला जो रीजनिंग आता है वो देख लो, या पुलिस का रीजनिंग आता है वो देख लो, उसका रीजनिंग से ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो IBPS के पैटर्न में पूछे जाते हैं रीजनिंग, जैसे बैंक PO वाला जो रीजनिंग होता है, ठीक है, या जो क्लर्क का रीजनिंग होता है ना, इस टाइप के रीजनिंग को बनाने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब में सर्च कीजिए IBPS रीजनिंग, IBPS बैंक PO रीजनिंग, IBPS ऐसा करके टॉपिक वाइज सेलेक्ट कीजिए और आप उसको देखिए। थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन ये रीजनिंग इतने आसान होते हैं कि आप 10 में 10 सॉल्व कर सकते हैं अगर आप पढ़े हो तो। अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर आपको अजीबोगरीब लगेगा, आपको लगेगा यार ये क्या पूछ दिया भाई, ये तो मैं पूरा SSC का पूरा सॉल्व किया हूँ, CHSL का, GD का, आर्मी का, पुलिस का, इसमें तो पूछा ही नहीं था। रीजनिंग IBPS के थोड़े अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका रीजनिंग थोड़ा सा अलग टाइप का होता है ना, बाकी मैं बताऊंगा बाद में आपको। इसके बाद 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका जनरल अवेयरनेस से रहता है। अब इसमें GK भी होते हैं, जनरल साइंस भी होते हैं, और आपके करंट अफेयर भी होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग 3 से 4 पूछे जाते हैं। GK GS मिला जुला के आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें जो GK GS वाले होते हैं वो जनरली स्टैटिक पोर्शन 6 से 7 होते हैं। स्टैटिक GK अगर आपका अच्छा है तो आप निकाल सकते हो, और बाकी 3 से 4 करंट अफेयर होते हैं। ठीक है, इसके बाद 80 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल, 80 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं। ठीक है, अब ये जो 80 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, इनमें क्या पूछा जाता है वो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज चल रहा है धनतेरस दिवाली ऑफर। अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑलरेडी मेटल माइनिंग का क्लासेस मेरा स्टार्ट है, और इसमें वीडियो लेक्चर भी डाला हुआ है। मेटल माइनिंग का जो बैच है वो UCIL, NMDC और मॉयल के एग्ज़ाम को ही डेडिकेटेड एग्ज़ाम है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास कर रहे हैं, मॉयल का तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मॉयल की किसी भी कंपनी में, मतलब किसी भी माइंस में आप लगोगे तो मॉयल में, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं जॉब कर चुका हूँ, मैंने एग्ज़ाम निकाला है, मैं वहाँ पे जॉब करके उसको छोड़ा हूँ, रिज़ाइन किया हूँ, दूसरे कंपनी में फ़िलहाल स्विच किया हूँ। और उसके बाद जो मॉयल की वैकेंसीज आई है उन सभी वैकेंसीज के लिए मैं पढ़ाया हूँ और क्लासेस लिया हूँ, और उसमें जितने भी बच्चे अभी रिसेंट वाले में हैं, ठीक है, अभी रिसेंट वाले में जितने भी बच्चे हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें से 70 to 80% कह सकते हैं आप वो हमारे बच्चे हैं, मतलब मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा तजुर्बा मुझे हो गया है ना, तो थोड़ा तजुर्बा हो चुका है मुझे। ठीक है, यहाँ पे जाके अगर आप लिस्ट वगैरह में देखोगे तो इसमें मैक्स टू मैक्स यानी कि 70 to 80% बच्चे जो क्वालिफाई किए थे इस बार के एग्जामिनेशंस में वो मेरे ही कैंडिडेट थे। ठीक है, इस लिस्ट में बात करूँ या इस लिस्ट में बात करूँ, इसमें बात करूँ, इस लिस्ट में बात करूँ, 70-80% बहुत मायने रखता है। ठीक है, वो उतना सिलेक्शन है। ओके, मैं बताता नहीं हूँ जनरली ये सब चीज़ें, लेकिन अब चूँकि आप मॉयल
का फॉर्म भर रहे हैं, मॉइल में एग्जाम दे रहे हैं, पैटर्न वैटर्न सब आपको जानना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट है। इसमें देखिएगा आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन, जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो लेक्चर वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करके डाला हुआ, जैसे EMT वॉल्यूम 1 का पूरा डाला हूँ, EMT वॉल्यूम 2 का डाला हूँ, NCD का MCQ जो चैप्टर नंबर 1 2 जो आपके लिए जरूरी है वो डाला हूँ, EMT वॉल्यूम 3 का माइंस एक्ट है, माइंस रूल है, ठीक है, क्रैच रूल है, पिट हेड बाथ रूल है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, MMR 1961 है, पूरा आपको पढ़ना है। मेटल माइनिंग का अलग से मेथड ऑफ माई वर्किंग है, उसको आप देखेंगे क्लिक करके तो इसमें देखिएगा बहुत सारा इसमें डाला हुआ है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपका डाला। मिसलेनियस टॉपिक भी बहुत सारे हैं इसमें, है ना, जैसे अंडरग्राउंड माइन मशीनरी। जैसे मैं एक PDF भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि यार मेरे PDF किस टाइप के रहेंगे, अगर आप नोट्स देखेंगे तो किस टाइप करेंगे। देखिए अंडरग्राउंड माइन मशीनरी बाय दीपक साहू ऐसे लिखा हुआ है ना। अंडरग्राउंड माइन मशीनरी में देखिएगा एक एक करके, जैसे SDL है, SDL के बारे में पूरा लिखा हुआ है, SDL का फोटो लगा हुआ है, LSD के बारे में लिखा हुआ है, उसका फोटो लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो PDF बना है इसमें काफ़ी समय लगा है बनाने में, क्योंकि जितने भी माइनिंग के बेस्ट बुक हैं, जैसे सुनील कुमार सिंह हो गए, के गोराई हो गए, है ना, DJ देशमुख हो गए, इन सभी किताबों को निचोड़ के जो पॉइंट बने हैं उन पॉइंट को यहाँ पे डाला गया है। मतलब कुल मिलाकर के आप खाली इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको 4-5 तो किताब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप से मैं बनाया हूँ, आपको मैं डेमो के लिए दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा ये सब आपका मशीनरी है, अंडरग्राउंड मशीनरी, ऐसा कर करके एक एक PDF भी इसी तरह से बना है। जितने भी आपको मैं स्टडी मटेरियल इसमें डालूंगा, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल इसी पैटर्न से बना है, ठीक है। एक मैं आपको दिखाने के लिए, ठीक, चलिए उसी तरह से देखिए क्लास ऑफ फायर है ना, एक आध मैं आपको शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से छोटे छोटे जो टॉपिक है जो आपके जनरली एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाया, जैसे सैम्पलिंग है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, है ना, उसको मैं व्यवस्थित कर दिया हूँ। सैम्पलिंग है, ग्रेड है, डाइल्यूशन है, ठीक है, अलग अलग टाइप से ऐसे करके मैं पूरा लिख दिया हूँ। थोड़ा समय लगा है मुझे ये बनाने में, लेकिन आपके लिए बहुत काम आ जाएगा। इसी तरह से सबका देख सकते हैं। मेटल माइनिंग मेथड है, मेटल माइनिंग मेथड में देखिएगा पूरा वीडियो लेक्चर, ये सब वीडियो लेक्चर स्टार्ट करना है आपको मेटल माइनिंग टर्मिनोलॉजी से 1 2 3 ऐसे करते हुए पूरा निकलना। पूरा मेटल माइनिंग को मैंने डिटेल में निचोड़ के इसमें बनाया है, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आप अगर मेरे वीडियो लेक्चर देखना चाहोगे यूट्यूब में तो देख सकते हो, और फिर मैंने इस तरह से नोट्स वगैरह बना के डाला है ताकि आपके लिए सिंपल रहे वो, ठीक है। एक बुक का जो बेस्ट था उसको मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को डाल दिया है ताकि आपके लिए सुविधा हो, आपको नोट्स के लिए कहीं भटकना ना पड़े, अलग अलग किताब को पलटना ना पड़े। मार्केट में बहुत सारी किताबें ना, कंफ्यूज होते हैं लोग। अब चूंकि सेलेक्टेड पोर्शन आपको पढ़ना है और सेलेक्टेड एग्जाम के लिए पढ़ना है, और वो मैं निकाल चुका हूँ, उसको मैं हैंडल कर चुका हूँ, उस सिचुएशन में मैं खुद झेल चुका हूँ, तो मेरे को पता है ना कि किस किस किताब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो इसीलिए मैं उस हिसाब से आपका पूरा ये डिज़ाइन कर चुका हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि बैच अब मैं पहले दिखा दे रहा हूँ आपको। आपको लगेगा कि यार ऑलरेडी मेरे पास बच्चे बहुत ज़्यादा हैं मेटल माइनिंग का, तो अब मैं इसमें चूंकि मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं बच्चे नहीं ले सकता। चाह कर भी 107 108 के आसपास इस बैच में है, तो फिर भी मैं कुछ डाल सकता हूँ, है ना, 20-25 के आसपास मैं और ऐड कर सकता हूँ इसमें, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि बैच फुल हो जाता है। इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है 6200670155। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसमें मैसेज कर दीजिएगा कि आपको मेटल माइनिंग का क्लास करना है या मॉइल के लिए क्लास करना है। तो ऑलरेडी मॉइल का जो पोर्शन है वो आपका 100% पोर्शन पे कवर कराऊंगा। 100% टेक्निकल पोर्शन मैं खुद पढ़ाऊंगा, और जो नॉन टेक की पोर्शन है उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपके अलग अलग यूट्यूब से निकाल के दे दूंगा जो आपके लिए काम का हो, ठीक है। मतलब पूरा फ्री आप कह सकते हैं कि आपका गाइड कर दूंगा ताकि आप 100 नंबर उठा सको, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था पैटर्न। तो पैटर्न मैंने बताया था कि भाई 10 क्वेश्चन रीजनिंग रहेंगे, 10 क्वेश्चन जीके जीएस रहेंगे और 80 क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे। अब टेक्निकल में क्या पूछा जाएगा, वीडियो लंबा जा रहा है, जस्ट अ सेकंड, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकल में क्या पूछे जाएंगे। टेक्निकल में MMR 1961 पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, सर्कुलर अपडेटेड, जो कि मैं अपने क्लासेस में पढ़ाया है पूरा डिटेल में, ठीक है। इसके बाद मेटल माइनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। मेटल माइनिंग ये आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आप एक काम किए, आप EMT वॉल्यूम 2 निकाले, सेक्शन B खोले,
उसमें जो मेटल माइनिंग के चैप्टर दिए हैं उसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर चैप्टर, बाकी जो चैप्टर उसको पढ़ लिया और आप सोचे कि आपका निकल जाएगा, तो लिख के दे सकता हूँ कि डीजे देशमुख सिर्फ करने से आपका नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेंगे वो अलग ही लेवल के पूछेंगे। तो मेटल माइनिंग आपको भैया डिटेल में घुस के पढ़ना पड़ेगा, बेसिक लेवल आपका क्लियर करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे डाटा है जो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेटल माइनिंग तो भैया आपको डिटेल में घुस के करना पड़ेगा। इसके बाद ईएमटी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ईएमटी वॉल्यूम 1 से, मेटल वाला जो चैप्टर्स है ना, कोल वाले को आप साइड कर सकते हैं, वॉल्यूम 2 से और वॉल्यूम 3 से। वॉल्यूम 3 में सेलेक्टेड चैप्टर है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि मैं अपने क्लासेस में डाला हूँ और समझाया भी हूँ सबको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो बाकी चीज़ें हैं जैसे एक्ट हो गया, रूल हो गया, क्रैच रूल हो गया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन हो गया, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है, उसका कोई उपाय नहीं है, वो पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने डाला है यहाँ पे, मतलब कुल मिलाकर के सिलेबस की बात करूँ टेक्निकल का, तो वही है जो मैं यहाँ पे डाला हूँ। एक सेकंड यहाँ देख सकते हैं आप, मेटल माइनिंग को अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जियोलॉजी का हल्का पोर्शन रहता है। एमएमआर 1961 तो भैया पूरा डूब डूब के पढ़ना है, गोता खा खा के पढ़ना है, इसको कोई उपाय नहीं है। एमवीडीआर, सीएआर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। सबका मैं नोट्स बना के भी डाल दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो क्लासेस में। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन है, माइन रेस्क्यू रूल है, द माइन क्रैच रूल है, माइंस रूल, माइंस एक्ट हो गया है ना, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। और ये यहाँ देखिएगा एमसी डे का मैं एमसीक्यू डाला हूँ, सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डाला हूँ, इसलिए डाला हूँ क्योंकि चैप्टर 2 और चैप्टर 1 जो एनसी डे का है एमसीक्यू वाला, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो जब आप इतना कर लोगे तो फिर आपका टेक्निकल पोर्शन एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें निचोड़ा हुआ है ना भाई, इसमें एक किताब का चीज़ नहीं है, बहुत सारी किताबों को निचोड़ के लिखा गया है, बहुत मेहनत लगी है एक एक पीपीटी को बनाने में, एक एक वीडियोस को बनाने में, लेकिन आपका काम आ जाएगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। लाइव क्लासेस वगैरह लूँगा लेकिन कम लूँगा क्योंकि रिकॉर्ड करके मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, क्योंकि आपका समय बचे, ज़्यादातर बच्चे का टाइम मैच नहीं करता है। तो अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, लास्ट आपका अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, उसके बाद बैच फुल होने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सेलेक्टेड टाइम है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 6200670155। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।